मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप लोगों के सामने आज बीए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC10 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6। इस पेपर में हमें 1750 से लेकर 1857 तक के इतिहास का पढ़ना है। तो इसी पेपर के अंतर्गत हम देखते हैं कि यूनिट 4 के सेक्शन बी में हमें कमर्शियलाइजेशन पढ़ना है। कमर्शियलाइजेशन जैसे कि इसका नाम से आपको पता है कि कमर्शियलाइजेशन होता क्या है, अर्थात वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण ये क्यों, कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इसको समझने के पहले हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इस काफी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करेंगे और इस व्याख्यान के माध्यम से हम इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, भारत जब गुलाम था, गुलामी के दौरान ब्रिटिशों के शासनकाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी इंग्लैंड में। क्या हुआ था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई थी। औद्योगिक क्रांति का अर्थ था कि वहां उद्योग धंधों का बहुत तेजी से विकास हुआ और इस औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन को काफी बढ़ा दिया। इनकी उत्पादकता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको अपने उत्पादन को खपाने के लिए एक नए बाजार की आवश्यकता थी जहां वे अपने अतिरिक्त उत्पादन को खपा सकें। साथ ही साथ वे अपने उत्पादित वस्तुओं को किसी वहां के उत्पादन हेतु कच्चे माल और मजदूरी, ये भी उनको काफी आवश्यकताएं बढ़ी। इसी आवश्यकताओं के दौर में हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिशों की नीतियों में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था वाणिज्यीकरण। तो कृषि का वाणिज्यीकरण जो है वह है भारत में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति जो थी उसके परिणामों का ही एक प्रभाव देखा जा सकता है। दरअसल 1813 ईस्वी के बाद जब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति घटित हो चुकी थी पूरी तरह से, उसके बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारत का स्थान और भूमिका काफी परिवर्तित हो गए थे। अब वह एक मंडी और एक कच्चे माल के स्रोत तथा तैयार मालों को बेचने का एक स्थान बनकर रह गई थी। भारत की जरूरत अब उनको केवल कृषि उत्पादों के लिए होती थी जिनको कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड ले जाया जाता था। इसके साथ ही लगान की नगद वसूली तथा मुद्रा विनिमय के आम हो जाने के कारण किसान की पैसे की जरूरत बढ़ी, अर्थात किसान जो थे वो अब गरीबी के शिकार हो गए क्योंकि अब उनको ब्रिटिश जरूरतों के हिसाब से उत्पादन करना पड़ता था। वह ऐसी फसल पैदा करने के लिए बाध्य हो गए जिनको वे आसानी से बाजारों में बेच सकते थे। इन फसलों को नकदी फसल कहा जाता था। वित्त पूंजीवाद के दौर में जब विदेशी पूंजी का देश में निवेश हुआ तो इसका एक भाग कृषि क्षेत्र में भी लगा। इस विदेशी पूंजीवाद ने भी नकदी फसलों को ही अपने निवेश के लिए चुना। अब हमें यह जानना है कि नकदी फसल कौन से फसल को नकदी फसल कहते हैं। तो इसमें चाय, कॉफी, जूट, नील, अफीम इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जिन्हें हम नकदी फसल कहते हैं, जिन्हें बाजारों में सीधे बेचा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो फसलें थी इसके उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाने लगा। चाय, कॉफी
आदि की बागान पूर्ण रूप से विदेशियों के नियंत्रण में थी। किसी भारतीय ने इनके उत्पादन को हाथ में नहीं लिया। पोस्तों तथा नील की फसल तो किस रूप में व किस सीमा में उगाई जाएगी, इसे सरकार द्वारा ही तय किया जाता था। बिहार में तो किसान को यूरोपीय जमींदार के द्वारा नील पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार यह एक प्रकार का बलात् व्यवसायीकरण था, अर्थात कृषकों को अपनी स्वेच्छा से फसलों के उत्पादन करने ना देकर उनको जबरदस्ती थोप करके नकदी फसल उपजाने के लिए दबाव डाला जाता था, ताकि वो जो फसलें होती थी वह कच्चे माल के रूप में सीधे ब्रिटेन भेजी जा सके और ब्रिटेन की मशीनों में उसका जो पुनर्निर्माण कार्य या रिफाइनिंग या जिस तरह से भी उनको पुनर्वर्धित ये करना पड़ता था, उसको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाना पड़ता था, उस प्रोडक्ट को वो उसके माध्यम से बनाते थे। तो यह एक बलात् व्यवसायीकरण था, जिसके अंतर्गत कृषकों को जबरदस्ती नकदी फसल उपजाने के लिए दबाव डालकर प्रेरित किया जाता था। इस प्रकार से व्यापार के उद्देश्य से नगद फसलों के उत्पादन को ही हम कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से उद्योग धंधों में भी दबाव की राजनीति प्रारंभ हो चुकी थी। वे उद्योगों को बाध्य करते थे कि वे उसी तय सीमा के अंतर्गत उनके द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ही लघु व कुटीर उद्योगों का भी उत्पादन करें, ताकि वे उसको खरीद कर उसको वहां बाजार में बेच सकते थे। तो यह दबाव का जो सिद्धांत था, यही एक तरह से कमर्शियलाइजेशन अर्थात वाणिज्यीकरण माना जाता है। हम कृषि के क्षेत्र में देखें कि वाणिज्यीकरण जो हुआ, इससे किसान के शोषण और उत्पीड़न की प्रक्रिया को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। वाणिज्यीकरण का तात्पर्य था कि विश्व बाजार के लिए कृषि का उत्पादन करना। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें एवं व्यापार के उतार चढ़ाव का सीधा असर किसान पर पड़ने लगा। विश्व बाजार में भारतीय किसान को उन्नत कृषि वाले देशों के किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अपने कम पूंजी निवेश, उत्पादन के पिछड़े तरीके तथा भूमि की कम उर्वरता के कारण, अर्थात उनके पास पूंजी तो होती नहीं थी, साथ ही साथ उनको जो कृषि का तरीका था वह परंपरागत कृषि था, और जो उनकी भूमि थी उनकी उर्वरता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। इस कारण से ये जो किसान थे, भारतीय किसान, ये दूसरे देशों के किसानों की तुलना में बहुत कम उत्पादन कर पाते थे, और वह जो उत्पादन होता था वह अधिक लागत पे अर्थात ज्यादा पैसे खर्च करके होता था। यहाँ आधुनिक तकनीक का विकास नहीं था और कृषि के आधुनिक तरीकों से वे अनभिज्ञ थे। इस कारण उनकी जो लागत थी वो काफी ऊंची होती थी, अर्थात उन्हें ज्यादा पैसे खर्च कर कम उत्पादन प्राप्त हो पाता था। अतः विश्व बाजार में उसे हानि ही उठानी पड़ती थी। दूसरे भारतीय किसान A.R. देसाई के अनुसार, ये प्रसिद्ध विद्वान है इतिहासकार A.R. देसाई, जिन्होंने भारतीय किसानों के बारे में जो कथन कहा है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। उनका कथन है कि वाणिज्यीकरण के कारण धीरे धीरे मध्यस्थ व्यापारियों पर निर्भरता कृषकों की बढ़ती जा रही थी, और अपनी बेहतर माली हालत के कारण व्यापारियों ने कृषकों का गरीबी का पूरा फायदा उठाया। यह जो स्टेटमेंट है यह प्रसिद्ध इतिहासकार A.R. देसाई के शब्दों में संकलित है। पास में संचित धन ना होने के कारण, अर्थात कृषकों के पास पूंजी का तो अभाव पाया जाता था, इस पूंजी अभाव के कारण
फसल तैयार होते ही, अर्थात जैसे ही वो फसल तैयार होती थी वैसे ही, या तो कभी कभी खेतों में खड़ी फसल ही व्यापारी को कम कीमत पर बेच देते थे। बाद में व्यापारी उस फसल पर मुनाफा कमाकर लाभ उठाते थे। इस तरह वाणिज्यीकरण का तात्पर्य, सरल सा तात्पर्य देखा जा सकता है कि इस वाणिज्यीकरण में जो मेहनत होती थी वह कृषकों का होता था और लाभ जो होता था वह व्यापारियों का होता था। इसी बात पर प्रसिद्ध इतिहासकार जो है इंदु अग्निहोत्री, इन्होंने भी अपना मंतव्य प्रकट किया है। उनके कथनानुसार उनका कहना है कि व्यवसायीकरण के प्रवेश के कारण एक पूरा तंत्र स्थापित हो गया था, जिसके केंद्र में जमींदार, ऋणदाता, व्यापारी था, जिसने ग्रामीण गरीबों के शोषण के लिए औपनिवेशिक राज्य से हाथ मिला रखा था। इस प्रणाली का आधार था अग्रिम राशि ऋण आपदा में फसल की बिक्री का चक्र, जिसने छोटे किसानों को अधिक से अधिक लूटे जाने में मदद पहुंचाई। तो इस तरह से इंदु अग्निहोत्री का जो ये है व्याख्या है, उस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि कृषकों के शोषण के लिए जमींदार, ऋणदाता और व्यापारी वर्ग का एक कुचक्र सा बन चुका था, जो उनको पूंजी निवेश के माध्यम से मिलता था। वे लोग क्या करते थे कि गरीब कृषकों को उनके कृषि हेतु अग्रिम ऋण देते थे। ऋण मुहैया कराने के पश्चात कृषक उस पैसे से बीज, खेती के लिए आवश्यक सामग्रियां खरीदकर अपनी खेती प्रारंभ करते थे। लेकिन उस पर ब्याज इतना अधिक था कि कृषक उस ब्याज के भुगतान और उनके मूलधन के भुगतान हेतु कभी कभी तो खड़ी फसल ही जमींदारों को दे देते थे, या साहूकार या जो महाजन होते थे उनको वो दे देते थे, और वे उनसे कम कीमत पर उनकी खड़ी फसल खरीद कर उसे बाजारों में अधिक दाम पर बेचते थे, और किसानों को उसके उत्पादन का कोई उचित मुआवजा या उनका मेहनताना भी प्राप्त नहीं हो पाता था। तो इस प्रकार से वे एक कुचक्र में बंधते चले जा रहे थे। वाणिज्यीकरण ने कृषि के क्षेत्र में विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा दिया। भारत में यातायात के साधनों का विकास वाणिज्यीकरण का एक मुख्य कारण माना जाता है। इस विकास के कारण यह संभव हो गया कि अब प्रत्येक क्षेत्र हर फसल को पैदा न करके उसी विशेष फसल को पैदा करे जो उस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो। अर्थात उदाहरण के लिए असम के चाय, बंगाल के पटसन, महाराष्ट्र के गन्ना व कपास इसी प्रकार के विशिष्टीकरण के सूचक हैं। अर्थात अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ कमाना था। इस लाभ के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि जब उनके देश में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई तो उन्होंने भारतीय भूमि का सर्वेक्षण करवाया, और सर्वेक्षण करवाने के पश्चात जिस क्षेत्र की जलवायु जिस नकदी फसल के लिए उपयुक्त थी, उस फसल को उस क्षेत्र पे उपजाने के लिए कृषकों को बाध्य किया गया। जैसे असम के क्षेत्र जो चाय के बागान है, वहाँ चाय के लिए उपयुक्त कृषि के वातावरण और उसकी जलवायु और उसकी जो ये है पर्यावरण है वो पूरी तरह से अनुकूल है। इसी कारण से वहाँ चाय की खेती के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल का जो क्षेत्र था वह पटसन के लिए विशेष रूप से उचित माना गया उसकी जलवायु को, तो वहाँ उसकी कृषि को बढ़ा
बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, जिसके कारण हम पाते हैं कि बंगाल के क्षेत्र में पटसन, असम के क्षेत्र में चाय और महाराष्ट्र में जहां काली रेंगुर मिट्टी पाई जाती है वह कपास व गन्ना के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है, तो वहां उन नकदी फसलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इससे हम पाते हैं कि भारत के क्षेत्रों में विशिष्टीकरण को भी विशेष रूप से बल मिला और इस विशिष्टीकरण के कारण वाणिज्यीकरण की जो प्रक्रिया थी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। कृषि के व्यवसायीकरण का एक और महत्वपूर्ण परिणाम निकला। इतिहासकार सव्यसाची भट्टाचार्य के अनुसार किसानों में अधिक लाभ की फसल अपनाने और कम लाभ की फसल छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी, अर्थात कृषक केवल लाभ को ध्यान में रखकर केवल नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रेरित हुए। उन्हें खाद्यान्न के उत्पादन में तनिक भी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उनको पता था कि जो आपके नकदी फसल है उनकी ही उसे उचित मूल्य मिल सकती है। तो इस प्रवृत्ति के कारण हम पाते हैं, उनका कहना है सव्यसाची भट्टाचार्य का, कि विभिन्न फसलों के दामों के उठने और गिरने के साथ साथ आबाद जमीन के उपयोग का घनिष्ठ संबंध था, अर्थात किसी फसल की बाजार दर बढ़ने के बाद अधिकांश किसान उस ओर झुके और इसके विपरीत स्थिति में उक्त फसल की खेती कम हुई जो खाद्यान्न आदि होती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाणिज्यीकरण ने विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा दिया। कृषकों ने स्वयं अपने लाभ के उद्देश्य से वो नकदी फसल पर उत्पादन पर विशेष ध्यान देने लगे। इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषि के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। ब्रिटिश शासन काल में किसानों की ऋणग्रस्तता प्रत्येक दशक में बढ़ती ही गई। किसानों की ऋणग्रस्तता के लिए सूदखोर भी काफी जिम्मेदार माने जाते हैं। 1929 से 1937 के बीच किसानों पर अत्यधिक कर्ज का बोझ बढ़ने के कारण इस दौरान कृषि उत्पादकों की कीमत तेजी से गिरी, जिस कारण कृषकों की आय बहुत आधी से भी कम होती गई। फलस्वरूप कर्ज बढ़कर 1800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कहने का तात्पर्य है कि इस दौरान भारतीय जो कृषक थे, भारतीय जो उद्योग और धंधों के व्यापारी थे, उन सब की जो आय थी वह काफी नीचे गिर गई। भारत में तो लघु और कुटीर उद्योगों का हास हम देखते ही हैं, और साथ ही साथ व्यवसायीकरण के दौर में जब केवल कृषकों को अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार उनके द्वारा तय कीमतों पर ही उत्पादन करने के लिए और भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी अंग्रेजों के अनुसार ही उत्पादन करने की आज़ादी मिली, तब वे लोगों ने विशिष्टीकरण को भी बढ़ावा दिया। और विशिष्टीकरण के कारण हम देखते हैं कि भारत निरंतर गरीबी और ऋणग्रस्तता के शिकार अथवा भंवरजाल में फंसता चला गया। हालांकि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में किसानों को कर्ज की माफी दी, परंतु यह पूर्ण रूपेण अपर्याप्त साबित हुई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारतीय वस्त्रोद्योग, धातुकर्म, शक्कर, चमड़े, लकड़ी, हाथीदांत, स्वर्ण, रत्न आभूषण आदि के जो निर्माण उद्योग थे, इन पर भी बहुत ज्यादा हद तक सरकारी नियंत्रण बढ़ने लगा। प्रसिद्ध इतिहासकार कैलबर्टन का कहना था कि
प्राचीन काल से औद्योगिक क्रांति के आरंभ तक आकर्षक तथा सुंदर वस्तुओं के लिए सारा संसार भारत का मोहताज रहा था। भारत का यह औद्योगिक विकास पूर्णतः घरेलू उद्योगों पर ही आधारित था। इनमें से सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा विकसित था। सूरत, चंदेरी, बुरहानपुर, मैसूर, जौनपुर, बनारस, ढाका आदि इसके महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। इंग्लैंड में सूती वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी तथा कंपनी द्वारा भारत से ले जाए जाने वाली वस्तुओं में यह सबसे पहला तत्व होता था। भारत का यह सूती वस्त्र इंग्लैंड के बाजार में मांग के कारण वहां के रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों को गहरा धक्का लगा था, तो बाद में सरकार ने इसके आयात पर ही रोक लगा दी और उन्होंने तरह तरह से अंकुश लगाने का कार्य प्रारंभ किया और भारतीय उद्योग और व्यापारियों को जबरदस्ती बलात् व्यवसायीकरण के घेरे में खींचा। इस खींचातानी के क्रम में हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका गंभीर चोट पहुंचता है। दरअसल 1813 में भारत से व्यापार करने के लिए अधिकार जो था कंपनी के अतिरिक्त इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों को भी प्राप्त हो गया। उन्होंने चार्टर एक्ट के क्रम में वो जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा जो कंपनी को भारत के साथ व्यापार का व्यापारिक अधिकार प्राप्त था उसे ब्रिटेन के अन्य सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया और इस कारण देखते हैं कि यह नए व्यापारी जो थे वो भारत में बने माल को बेचकर धन कमाने की जगह इंग्लैंड में बने माल को भारत में बेचकर धन कमाने में अत्यधिक रुचि रखते थे। उन्होंने भारतीय माल के व्यापार पर चोट करके उसके बाजार को संकुचित कर दिया। यह भी भारतीय हस्तशिल्प व्यापार के लिए एक बड़ा चोट माना जाता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के बाद कैसे बदली व भारत से केवल कच्चे माल को प्राप्त करने का एक साधन बनकर रह गए। दरअसल औद्योगिक क्रांति के पूर्व ब्रिटिश व्यापारी भारत के बने हुए वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। वे यहाँ से भारतीय कारीगरी और भारतीय उत्कृष्ट नमूनों को यहाँ से खरीदकर अपने देश में बेचने का कार्य करते थे। लेकिन आगे चलकर जब औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई इसने उनकी सोच विचारधारा को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने न केवल कृषि बल्कि वाणिज्य व्यापार पर भी बहुत कुठाराघात किया भारतीयों पर और इस क्रम में उन्होंने बलात् व्यवसायीकरण की क्रिया को भारत में लागू कर दिया। इस बलात् व्यवसायीकरण की जो प्रक्रिया थी यह काफी जटिल थी। इसके कारण लोगों को काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी चोट ने कुछ भारतीयों के लिए भी कुछ उम्मीद जरूर दी, क्योंकि भारतीय कृषक जो थे वे उन चीजों की कृषि के लिए विशेष रूप से उत्पादन के लिए तैयार हुए कि नकदी फसल पर उनका रुझान विशेष रूप से बढ़ा ताकि वे उसके उत्पादन के माध्यम से अधिकाधिक धन का संचय कर सके। कुछ संपन्न कृषकों ने इसका लाभ अवश्य उठाया, परंतु जो निम्न स्तर के कृषक थे उनको जमींदारों, शाहूकारों और महाजनों के चंगुल में फंसना पड़ा और इस कड़ी में उन्हें उनके कृषि कार्य का उचित सम्मान भी नहीं मिलता था, बल्कि उनको अपनी खड़ी फसल ही उनको सौंप देनी पड़ती थी नौने पौने दाम पर और इसका लाभ जमींदार वर्ग ही उठाते थे।
तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वह पूरी तरह से गर्त में समाने लगी और इसका पूरा श्रेय ब्रिटिशों को जाता है। उन्होंने जो व्यवस्था भारत में लाई वह पूरी तरह से अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई। उन्होंने कृषि के व्यवसायीकरण पर विशेष ध्यान दिया और साथ ही साथ उद्योग धंधों को नष्ट कर और अपनी सुविधा के अनुसार खेती या उत्पादन पर जोर दिया और इसके माध्यम से उन्होंने व्यवसायीकरण के साथ साथ विशिष्टीकरण की प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत में जो कृषि का वाणिज्यीकरण है वह ब्रिटिशों की देन मानी जाती है। इसके कारण कृषकों का जहां गंभीर दोहन हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर वे गरीबी और ऋणग्रस्तता के शिकार हुए। साथ ही साथ भारतीय कुटीर एवं लघु उद्योगों को भी गहरा धक्का पड़ा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर दिन प्रतिदिन गिरती चली गई और भारत जो था उनके वाणिज्य और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर रह गया। वे भारत से कच्चे माल को ले जाते थे, वहां उसको निर्माण करते थे और निर्माण करके पुनः उस माल को वापस ला करके यहाँ डंप करते थे। इस पर कई इतिहासकारों ने अलग अलग मत भी दिए हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह जो निर्मम दोहन की जो प्रक्रिया था इसको कहते हैं मछली के तेल में मछली को भुनना, अर्थात भारत का धन ही वह जाता था और वह धन ही भारत में आकर उसके शोषण का आधार बनता था, जो धन के निष्कासन का भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। इस प्रकार से हमने देखा कि कृषि का वाणिज्यीकरण एवं जो लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो वाणिज्यीकरण हुआ उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नगण्य हो गई, वह रसातल में चली गई और इसका लाभ सीधे तौर पर ब्रिटिशों ने उठाया। तो हम इस प्रश्न को, इस टॉपिक को यहाँ विराम देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको काफी सहजता से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है या आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल दे सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब हम जल्द से जल्द आप लोगों को दे सकें और आपके सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो हम आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशलतापूर्वक आप रहें, घरों में रहें और पढ़ते रहें। और क्योंकि पढ़ाई निरंतर जारी रखनी होगी, हमारा जो अभी लॉकडाउन का सेशन है वो कब तक चलेगा, कितना चलेगा, ये हमें भी जानकारी नहीं है और आपको भी नहीं पता है, क्योंकि हमें अपने कोर्स को पूरा करना है। तो इस कोर्स को पूरा करने के लिए हम लोग इसको घर बैठे बैठे एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप उनको पढ़ते रहें और इससे अपना फायदा उठाते रहें। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें और आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।